मैं अपनी भावना हमेशा साफ रखता हूँ और साफ भावना से न्यूट्रल पोजीशन में दूसरे की भावना के साथ मैच करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। मैं तो पायलट का कोर्स कर रहा था, लेकिन कभी ये नहीं सोच पाया था कि मैं विधायक बन जाऊँगा अभी इतनी जल्दी इस उम्र में, या महापौर बन जाऊँगा। पहली बार जब मैं नगर निगम गया तो मैं मेयर बन के गया। उसके पहले नगर निगम जाने का मौका ही नहीं मिला था। मैं खुद को जस्टिफाई कर पाता हूँ ना, तो मैं किसी भी लड़ाई और किसी भी चुनौती से डरता नहीं हूँ। लेकिन अगर खुद को जवाब नहीं दे पाऊँ ना, तो मैं बाहर अपने कमरे से बाहर निकल के लोगों से मैं फेस नहीं कर सकता। मेरी माँ को राहुल गांधी जी से मिलाया तो वो जानते थे कि ये देवेंद्र की माँ है। ये मेरे लिए बड़ी एक उपलब्धि है। हम एक परिवार में थोड़ा बहुत खींचातानी चलती रहनी चाहिए, इसका मज़ा है। तो मैं उसको मज़े की ओर से देखता हूँ, क्योंकि मेरी भी बहुत फाइट्स रही शुरुआत से। बीजेपी राइवल पार्टी से भी युद्ध में हूँ, विद इन सिस्टम भी युद्ध में रहता हूँ, लेकिन मैं इसको एंजॉय करता हूँ। ये जो कहा जाता है ना, राजनीति अभी प्रबंधन हो गई है, मैं नहीं मानता इसको, बकवास बात है। जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि प्रबंधन का खेल है पॉलिटिक्स, वो शॉर्ट टर्म गेम को खेलते हैं। और जो ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इमोशन, वो मैराथन की तैयारी में रहते हैं। इस देश में कांग्रेस जब रीस्ट्रक्चर होगी तो आने वाले 5 दशक के लिए होगी, इसलिए टाइम लग रहा है। आराम से कर रहे हैं और हम लोगों को भी कोई जल्दबाजी नहीं। धर्म मेरा व्यक्तिगत विषय है, मेरी निजी आस्था है, वो राजनीतिक चेतना के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। मेरी सोच समझ सही है, ये तय करने वाली, मुझ पर विश्वास करने वाली सबसे पहली मेरी पत्नी ही रही है। मैं जेल में भी था 6.5-7 महीने, मेरे को कभी एहसास नहीं हुआ होने दिया मेरी पत्नी ने। उतनी कॉन्फिडेंटली मेरे साथ खड़ी रही। 2 खुशी से बात करने वाले या प्यार के लफ्ज़ बोलने वाले लोग हैं, अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छा परिवार है, तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ख़ास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसे आप एक एक्सटेंडेड पॉडकास्ट ही मानिए, भले ही जो बात मैं कहता हूं कि बड़े वाले पॉडकास्ट के माइक आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये है पॉडकास्ट ही। तो पॉडकास्ट विद शरद, यही समझ लीजिए इसे, और है भी यही। और जो मेरे साथ आज एक युवा राजनेता जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही दिलचस्प किरदार है। दिलचस्प इसलिए कि वो राजनीति में होते हुए भी, एक इस उम्र में भी, कि अभी राजनीति में तो 50 साल तक या 55 तक आप कहते हैं युवा राजनेता, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो एक विचारक राजनेता है। अभी इस उम्र में वो सही और गलत के द्वंद्व में उलझते हैं और फिर सच को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो देश के यंगेस्ट महापौर रहे भिलाई से। 25 साल की उम्र में ये उन्होंने अचीवमेंट ही कहूँगा मैं हासिल किया। दूसरा टर्म है उनका विधानसभा का, और शायद नियति ने भी उनके लिए सब कुछ सामान्य नहीं चुना। ये तभी बता दिया था नियति ने उन्हें नॉक करके कि भैया 25 साल में ये जो उपलब्धि मिली है, तो आगे उपलब्धियां भी हो सकती हैं और चुनौतियां भी हो सकती हैं। तो एक बड़ी चुनौती भी आई। बालोदा बाजार में जो घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में हुआ, आगजनी, कलेक्टर एसपी कार्यालय पर सो कॉल्ड अटैक, उसमें उनकी भूमिका प्रश्नों के दायरे में आई और जेल भी जाना पड़ा उन्हें। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये सब कुछ उनके साथ इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है? क्या वो बहुत उत्साही हैं, या फिर ये कोई डेस्टिनी कार्व आउट कर रही है, उनको तराशने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ये चीज़ें आप किसी भी राजनेता के जीवन में, जिन्होंने आपातकाल देखा है या उसके बाद के दौर देखे हैं, नहीं तो मैं बीते 15-20 वर्षों से अब राजनेताओं के घपले घोटाले में भी जेल जाने की घटनाएं बहुत कम देखता हूँ। तो तमाम बातें हैं, तो ज़्यादा सस्पेंस ना इसमें आगे बढ़ाते हुए आपकी मुलाकात कराता हूँ छत्तीसगढ़ के युवा कांग्रेस विधायक, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि बड़े गहरे आध्यात्मिक और कार्मिक रुझान भी उनके हैं। देवेंद्र यादव जी से मुलाकात करेगी। बहुत स्वागत है देवेंद्र आपका। प्रणाम सर। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसमें हम टाइम मशीन जैसे किसी कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं और पीछे चलते हैं, और मैं आपको ले चलता हूँ 14-15 बरस के देवेंद्र की तरफ,
झांकिए ज़रा स्मृतियों के झरोखे से और देखिए उस देवेंद्र को कि वो क्या सोच रहा है। घर में किस तरह का परिवेश है, थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि के बारे में भी बताइएगा कि घर से आने वाले आप पहले राजनेता हैं या परंपरा रही है घर में, लिगेसी थी? तो थोड़ा सा देखिए उस देवेंद्र को और बताइए हमारे लिए और हमारे व्यूवर्स को भी। आपने 14-15 साल बोले ना, जी। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ ना, पिताजी याद आ गए। ओह। जब मैं कक्षा 7वीं में था हम्म। तो पिताजी, उस समय एग्जाम्स चल रहे थे, पिताजी गुजर गए। ओह। और मुझे एक बात याद आ गई, आपने मेरे बचपने को पूछा तो। जी। उस समय मेरे घर में मातम का माहौल था, सारे ही, मेरी माँ और पूरा ही परिवार और सब लोग बड़े दुखी थे। मुझे मेरे मामा जी की एक बात याद आ गई उस समय की, आपको बताऊंगा। मैं उस समय सबको संभाल रहा था। 14-15 साल की। हाँ, मेरे चेहरे में शिकन नहीं थी, मैं सबको संभाल रहा था और मैं रोया नहीं था एक भी बार। तो मेरी माँ को देखकर जब मैं आखिरी में एक बार रोया तो मेरे मामा ने मेरे को खींचा और कहा कि तू ही तो सबसे हिम्मत वाला है, मैं इतने देर से तेरे को देख रहा हूँ कि तेरी एक भी आंखों में आंसू नहीं आए और अब क्यों रो रहा है तू। तो मतलब इनका दुख नहीं देखा जा रहा। मैं कुरेदूंगा नहीं, लेकिन पिताजी को सडनली क्या हुआ था अचानक, कैसे? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। हाँ। और गवर्नमेंट ऑफिसर थे मेरे पिताजी और सरकारी जॉब में थे। पहले भोपाल में उनकी नौकरी थी, भोपाल से फिर ट्रांसफ़र होके भिलाई आए। और भिलाई चूँकि मिनी भारत है, पूरा भारत बसता है उसमें। और छत्तीसगढ़ की मिट्टी है ना, उसमें एक अलग बात है। आपने देखा, आप याद करें तो आधुनिक तीर्थ नेहरू जी ने बिल्कुल ठीक स्थापित किए। बिल्कुल ठीक है। और ये आधुनिकता भारत में आई, सब जगह स्थापित हुई, लेकिन मिनी भारत कहेंगे तो केवल भिलाई को कह पाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी वो माँ है जो अपनाती है, इसलिए हम इसको महतारी कहते हैं। यहाँ उसके पास जो बच्चा उसका आया, उसने अपने बच्चे जैसे उसको पाला पोसा और रखा, इसलिए भिलाई को मिनी भारत कहते हैं। तो उस शहर की खासियत है, वहाँ पर आपको कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लोग मिल जाएंगे। शिक्षा के नाम पे उस शहर को जाना जाता है, स्पोर्ट्स के नाम पे जाना जाता है। तो भोपाल से पिताजी का ट्रांसफ़र फिर भिलाई दुर्ग हो गया। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? जब मैं पिताजी का ट्रांसफ़र भिलाई हुआ भोपाल से तो 92 की बात है, तो मैं 2-3 साल का होऊंगा। 2-3 साल के रहे। चलिए, उस कठिन समय को प्रणाम करते हुए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट टीचर होता है ज़िंदगी में, कहा जाता है कि सबसे चुनौतीपूर्ण जो समय है वही सबसे अच्छा शिक्षक है। ये कहाँ से ये एक भाव जो आपके मन में था कि मुझे संभालना है और मुझे देखना है, ये कैसे आया? मतलब ये आप शुरू से ही इस तरह के थे जब से आपने होश संभाला, या कोई लर्निंग थी किसी की, माँ की, पापा की या मामा जी की, जैसा आपने जिक्र किया? ये कहाँ से ये भाव था कि मैं संभाल लूँगा? 14 इयर्स एक बहुत टेंडर एज है, हार्मोनल चेंजेस हैं, तमाम चीज़ें हैं, और वहाँ एक लड़का जो है वो रो नहीं रहा है। बहुत कम जी। मेरी लाइफ में एक ही मेरा कॉन्सेप्ट है, वो है भावना। मैं अपनी भावना हमेशा साफ रखता हूँ और साफ भावना से न्यूट्रल पोजीशन में दूसरे की भावना के साथ मैच करने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है। और यही मेरी फिलॉसफी है। हाँ, मुझे मतलब मेरे शहर में भी जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं, जिनसे भी मेरे रिश्ते हैं, कि मैं भावना के साथ ही कनेक्ट कर पाता हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आता उसके अलावा। ठीक बात है। तो ये सफ़र जो शुरू हुआ, ये राजनीति तक कैसे पहुंचा? कब ऐसा लगा कि पब्लिक लाइफ आपको बुला रही है, आपको जाना चाहिए? किसी ने मोटिवेट किया घर में या आपने खुद ही तय किया ये? देखिए, ऐसा है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। मेरी रुचि थी लोगों से मिलने जुलने की,
मैं तो पायलट का कोर्स कर रहा था भोपाल, एमपी फ्लाइंग क्लब में मेरा एडमिशन हो गया था। अरे वाह। हाँ। हाँ। और पायलट का कोर्स करते करते फिर मैं उसको छोड़कर आ गया, फिर इंजीनियरिंग करने लग गया भिलाई से। मेरा मन नहीं लगा वहाँ भोपाल में, और मैं फिर यहाँ से इंजीनियरिंग करने लग गया। और उसके बाद फिर राहुल जी ने एक प्रोसेस शुरू किया जिसमें हम लोग तो कॉलेज में थे फर्स्ट ईयर में, NSCI जो है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें इलेक्शंस होंगे और कोई भी आदमी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और पदाधिकारी बन सकता है। ये एक बात जानने मिली। तो हम कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तुम लड़ो, अच्छा रहेगा। तो मैं चुनाव लड़ लिया वहाँ पर। मैं कभी नहीं सोचा था मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा। मैं ये सोचा था कि मैं सेक्रेटरी तो बन जाऊंगा, कम से कम तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे तो आ ही जाऊंगा। और पांचवें में भी आऊंगा तो फिर क्या बात है, मैं पहले में भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो जिद थी आने की, कुछ करने की, अपने आप को प्रूव करके दिखाने की। पता नहीं क्या था, लेकिन वो जुनून मुझे राजनीति में खींच लेके आ गया। लेकिन कभी ये नहीं सोच पाया था कि मैं विधायक बन जाऊंगा अभी इतनी जल्दी इस उम्र में, या महापौर बन जाऊंगा। मन में ये लगता था हाँ बनूंगा, कभी तो बन ही जाऊंगा, मैं ईमानदारी से अपने काम को करता हूँ, बस ये लगता था। लेकिन यहीं पर मेरे को फिर ये समझ में आता है कि जिंदगी एक सफ़र है, इस सफ़र को तय हम नहीं करते, समय करता है। और समय ने बड़ी ही कम उम्र में, छोटी सी उम्र में मुझे नगर निगम में मेयर बनाकर भेज दिया। पहली बार जब मैं नगर निगम गया तो मैं मेयर बन के गया। उसके पहले नगर निगम जाने का मौका ही नहीं मिला था। हम लोग तो कॉलेज में ही थे, मैं कॉलेज में ही था उस समय जब मैं मेयर बना। तो ये सब मुझे लगता है कि कुछ समय कराता है, और हम लोगों को इस पूरे प्रोसेस में किसी को जवाब देना रहता है ना, तो वो खुद को जवाब देना रहता है। क्या बात। तो अगर मैं खुद को जस्टिफाई कर पाता हूँ ना, तो मैं किसी भी लड़ाई और किसी भी चुनौती से डरता नहीं हूँ। लेकिन अगर खुद को जवाब नहीं दे पाऊँ ना, तो मैं बाहर अपने कमरे से बाहर निकल के लोगों से, मतलब मैं फेस नहीं कर सकता। तो मुझे खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है। देवेंद्र, आप जिस तरह बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है एक फिलोसोफर बिल्कुल है। क्या बहुत पढ़ा भी है आपने, या ये सब कुछ आपके जीवन की यात्रा से कैसा, आपकी जो भाषा है उस भाषा में भी शब्दों का इस्तेमाल, एक दार्शनिकता का भाव भी है, और उसके साथ एक चिंतन का बड़ा, तो कुछ पढ़ाई लिखाई भी गहरी हुई है साहित्य की? जेल में था तो पढ़ा। अच्छा। हिस्ट्री में रुचि है मेरी, हिस्ट्री में रुचि है, तो पढ़ा जेल में था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं समझने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सोचने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं अपने आप को अपने एक्सपीरियंस से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाला व्यक्ति हूँ। क्या बात है, अच्छी बात है। ये बताइए कि अक्सर हम ये चीज़ सुनते हैं आपके साथ, हालांकि जैसा आपसे बात करके मैं समझ पा रहा हूँ कि आप हमेशा खुद को कसौटी पे रखते हैं, और कसौटी पे रखने की वजह से जो चीज़ें आपको अचीवमेंट के तौर पे भी मिलती हैं, शायद आप उनका पूरा आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि आपकी कसौटी वहाँ बराबर चलती रहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं जनअपेक्षाओं पर ठीक उतर रहा हूँ। जब महापौर बने तो एक दुनिया बदल गई, और भिलाई इज नॉट अ स्मॉल प्लेस, एक कॉस्मोपॉलिटन जैसा ही चरित्र है उसका। फिर आसपास चाटुकारों की जमात, हाईजैक करना जो भारतीय राजनीति का चरित्र है कि लोग आ जाते हैं हमारी निगाह से, देखना देवेंद्र भाई हमारा अनुभव बड़ा तगड़ा है, अपन ऐसे करेंगे, ऐसे डेवलप करेंगे भिलाई को, ये करेंगे। ये सब जब हमले हुए आपके ऊपर, कैसे निपटे इनसे? पहला तो उपलब्धि कुछ लगती नहीं है जिंदगी में। मतलब अगर पलट के आप पूछोगे मेरे से, तो मेरे को याद में एक उपलब्धि दिखती है मेरी, कि मैंने मेरी माँ को गांधी से मिलाया, राहुल गांधी जी से मिलाया, गांधी फैमिली में राहुल गांधी जी से मिलवाया। कब की बात है ये? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिलवाया 2023 में। और मैंने जब उनको मिलवाया तो वो जानते थे कि ये देवेंद्र की माँ है। ये मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बड़ी एक उपलब्धि है, क्योंकि मतलब मैं रिकॉग्नाइज कर रही है वो फैमिली जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी है, जिसने पूरे देश
के लिए अपना खून तक बलिदान किया, सब कुछ बलिदान किया, तो वो मेरे लिए एक उपलब्धि लगती है। बाकी भिलाई मेरे लिए है ना, मेरी ज़िंदगी का आधार है। अगर भिलाई पे आप बोलें तो आज मैं जितनी बातें कर पाता हूँ ना, या मेरे अंदर आप बोले कि आपके पास आपने पढ़ा है क्या, देखा है क्या, नहीं, कुछ नहीं, भिलाई ने सिखाया है। भिलाई को नेहरू जी ने कहा है ये भारत का भविष्य है भिलाई। भिलाई में आपको हर कल्चर, हर रिचुअल्स, हर तरह के लोग, हर तरह का विचार सब देखने मिलेगा। उसने जीना सिखाया, उसने सब कुछ बोलना सिखाया, उसने मिलना सिखाया। तो वो शहर बड़ा खूबसूरत है। मैंने भिलाई में बस इतना ही प्रयास किया कि मैं जो जनता और जनप्रतिनिधि की दूरी होती है ना, उसको ख़त्म करने की कोशिश की मैंने, कि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में गैप नहीं रहे। जनता के पास इतना, आपको एक किस्सा बताता हूँ। वही मैं सोच ही रहा था कि नेहरू जी का एक किस्सा क्या बताते हैं हमारे सीनियर लोग, कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार जब जबलपुर गए थे, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला ने नेहरू जी का कॉलर पकड़ लिया था और कहा कि देश आज़ाद हो गया, तुम प्रधानमंत्री बन गए, हमें क्या मिला। तो नेहरू जी ने कहा आपको वो अधिकार मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर उससे सवाल कर सकते हो। क्या? तो वो कम्युनिकेशन हम लोगों का आपस में बना। लोगों ने मुझे सिखाया, मैंने भी लोगों की भावनाओं को समझ के उनकी भावनाओं के अनुरूप काम किया। और भिलाई के लिए जो मेरा विजन है, क्योंकि भिलाई की जब शुरुआत हुई थी, जब भिलाई स्थापित हुआ था, तो पूरे मध्य प्रदेश का नंबर 1 शहर था। उस समय वहाँ पे एसी हॉल होते थे सिनेमा घर के। उस समय वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था कि पूरा देश प्रदेश वहाँ आता था। उस समय वहाँ का जो हॉस्पिटल था वो मध्य प्रदेश का नंबर 1 हॉस्पिटल था, पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल। और आज हम लोग समय की मार, प्राइवेटाइजेशन की मार झेलकर हमारे शहर को बिखरा हुआ और उजड़ते हुए देख रहे हैं। तो इस शहर को वापस वो सम्मान देना, ये मेरी प्राथमिकता है। और ये एक बार के महापौर बनने से संभव नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, तभी मैं उसकी जो खोई हुई सम्मान और पहचान है उसको दिला पाऊंगा। शुभकामनाएं। ये सफ़र शुरू होता है, आगे बढ़ना शुरू होता है, लेकिन एक अलग तरह का सवाल मेरे जहन में है। आप भी इसको बहुत सामान्य रूप से लीजिएगा। आपकी आवाज़ में बड़ा दम है, ऐसा लगता है जैसे किसी थिएटर आर्टिस्ट की आवाज़ में सुन रहा हूँ। अच्छा, हाँ, थैंक यू। मैं ये कह सकता हूँ कि एक जिसको कहते हैं कि कोई लिगेसी रही है, जैसे आपने कि किसी एक्टर को आप सुनते हैं जिसने अपनी आवाज़ पर काम किया हो, शरद जी ये चीज़ ऐसे हुई, ऐसे ही। ये मतलब ये भी आपको आप विरासत में मिली, या फिर कई बार हम सुनते हैं कि कुछ कोशिश की जाती है, एक युवा अवस्था में ये बड़ी कॉमन एडवाइस मिलती, सिगरेट पियो भैया, आवाज़ में बेस आएगा। जी, मुझे लगता है सब कुछ विरासत में ही मिला है। बाकी प्रैक्टिसेस अगर करूं तो कुछ बेहतर कर सकता हूं, ये मुझे महसूस होता है। लेकिन मैं क्या है, एक्ट करना नहीं है, एक्टिंग करना नहीं है। मैं मॉडलिंग का मुझे शौक था। वो लगता है आपकी पर्सनैलिटी को। मैंने कुछ समय जब मैं कॉलेज में था, NHUI में आने के पहले थोड़े बहुत एडवर्टीजमेंट, लोकल एडवर्टीजमेंट, मॉडलिंग, रोडीज में जाना, ये सब किया है मैंने। स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, ये सब किया है। जूडो नेशनल खेला है मैंने, फुटबॉल खेला है, तो ये सारा किया है। लेकिन रुचि लोगों से मिलने, लोगों के साथ जुड़ने, इसी में आती है। तो इसी रुचि को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आप जिस जनरेशन के हैं, एक सवाल मेरे जहन में ये भी आता है कि बीजेपी का स्वर्णिम समय शुरू हो चुका। जब आप युवा अवस्था की दहलीज पर आपने कदम रखा, तो बीजेपी का गोल्डन टाइम शुरू हो चुका था। आपका मन कांग्रेस की तरफ कैसे गया? मेरे ख्याल से परिवार में कोई कांग्रेस से जुड़े रहे, ऐसा ट्रेडिशन रहा है? बड़े वाले भैया मेरे कांग्रेस में जुड़े रहे हैं, वो संगठन में काम करते रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ राजनीति में आना और कांग्रेस से जुड़ना, उसके पीछे जिस समय मैं कांग्रेस में जुड़ा, तो मैं ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मैं वैचारिक रूप से
जुड़ गया, क्योंकि मैं उस समय 17.5-18 साल का था। NSUI में जब मैं ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर में था कॉलेज। मैंने NSUI इसलिए ज्वाइन की क्योंकि वहाँ के दरवाजे खुले थे कांग्रेस पार्टी के, वहाँ कोई बंधन नहीं था। कांग्रेस मुझे पसंद है क्योंकि इस पार्टी में लोकतंत्र है। आप आज़ाद हो अपने काम करने के लिए, आप पार्टी में पदाधिकारी बनने के लिए अपने परफॉर्मेंस या खुद के आइडियाज़ के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी सब जगह जो मुझे अंतर दिखता है कांग्रेस और बाकी सभी दलों में, वो आज़ादी का है। वहाँ पर यहाँ पे है ना, लीडर्स की पार्टी है कांग्रेस, ठीक है, अलग अलग विचारों की पार्टी कांग्रेस, मध्य में है ना। इसमें राइट विंग के लोग भी इसमें अपने आप को सहमत मानते हैं, लेफ्ट विंग के लोग भी सहमत मानते हैं। आज़ादी के समय जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई कांग्रेस के नेतृत्व में, इसमें सबका समावेश था। बाकी दलों में मैं देखता हूं या जातिवाद हावी है, या धर्मवाद हावी है, या एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में सबको एक लाइन पे खड़ा कर दिया गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक के आदमी को उसी में चलना है आपको। तो मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूं, मैं आज़ाद सोच का आज़ाद व्यक्ति हूं, और वो आज़ादी मुझे कांग्रेस पार्टी में ही मिलती है। कभी द्वंद्व नहीं आया अब तक के करियर में कभी कि पार्टी में इतनी गुटबाजी है, नेताओं के बीच में महत्वाकांक्षाओं की एक अंधी लड़ाई है? निश्चित तौर पर एक लीडर्स की पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, खुलेपन की पार्टी है, ये सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं। लेकिन ये पार्टी बाद में जिस तरह महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई में उलझती है, पार्टी की आइडियोलॉजी को भूल जाती है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक बड़े वर्ग की, और कार्यकर्ता बेचारा ठगा सा देखता रहता है कि हमारे नेताजी लोग तो अपनी अपनी एम्बिशंस में ही उलझे। देखिए, रियल पॉलिटिक्स तो यही है, महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, ठीक है। ये है ना, पार्टी हमारी सोसाइटी जैसी चलती है, समाज जैसी चलती है, जैसे दुनिया चलती है ना पूरी, उसके हिसाब से चलती है, खुलापन है इसमें। तो मैं इसको महत्वाकांक्षा रखने को मैं बुरा नहीं मानता, ठीक है। इन फाइट्स को भी इंटरनल विद इन हम लोग वैचारिक, हम लोगों का अलग अलग सोचना, उसको भी बुरा नहीं मानता। इस बात को बुरा मानता हूँ जब हम हमारे पार्टी का नुकसान करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी सब हम एक परिवार में थोड़ा बहुत खींचातानी चलती रहनी चाहिए, इसका मजा है। तो मैं उसको मजे की ओर से देखता हूँ, क्योंकि मेरी भी बहुत फाइट्स रही शुरुआत से। मतलब बाय गॉड ग्रेस मैं लगातार युद्ध में हूँ। बीजेपी राइवल पार्टीज से भी युद्ध में हूँ, विद इन सिस्टम भी युद्ध में रहता हूँ, लेकिन मैं इसको एंजॉय करता हूँ, बस यही कहूँगा। राहुल जी की गुड बुक में है तो जाहिर है उसके फायदे भी हैं तो उसके नुकसान भी हैं। विद इन दी पार्टी उसके बहुत नुकसान होंगे कि देवेंद्र की परवाज़ बड़ी ऊंची हो सकती है, और ये जैसा आपने बहुत साफगोई से कहा कि यही तो पॉलिटिक्स है कि हर संभावना को पहचानो और उसको आगे बढ़ने से रोको। हाँ, खेल है ये तो, ये खेल है। आप खिलाड़ी कैसे हो उसके ऊपर निर्भर करता है, कितना लंबा खेल सकते हो उसके ऊपर। ये ठीक मैराथन है, मैराथन है, लॉन्ग रन मैराथन है, टेस्ट मैच है। कितना पेशेंस है इधर की, कितनी इधर बाउंसर भी आएगा लगातार, गुगली भी आएगी, टॉप स्पिन भी आएगी, दूसरा तीसरा भी आएगा, लेकिन खेलो सबको, झेलो सबको। और आगे बढ़े तो विधानसभा का पहला चुनाव कैसे याद करते हैं उसको, टिकट मिलना और फिर चुनाव में जीतना और फिर उस सदन में जाना, जिस सदन में विभूतियां जिनको आपने आदर्श के तौर पर देखा है। लेकिन सबसे पहले उस इलेक्शन को याद करते हैं, कैसे वो अवसर मिला और किस तरह की फीलिंग थी आपकी? इलेक्शंस मैं पहले दिन को याद बताता हूँ। बिल्कुल ठीक। जिस दिन मैं सदन में गया, पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने ये कहा कि मैं भिलाई को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। भिलाई को इस सदन में रिप्रेजेंट करने वाले लोग आदरणीय बाफना साहब, बहुत ही पुराने सीनियर नेता थे, रवि आर्या जी, जिनको पूरे विश्व में लेबर्स के लिए काम करने के लिए जाना जाता था, इंटक के बहुत बड़े नेता थे।
बदरुद्दीन कुरैशी साहब, ठीक है, और आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही शीर्ष नेता रहे हैं, उन सब के बाद भिलाई को अब मुझे रिप्रेजेंट करना है इस सदन में, तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। और मुझे इसमें संभावनाएं भी दिखती है और चुनौतियां भी दिखती है। संभावनाएं ये दिखती है कि पिछले इतने बड़े लोग थे कि उनको उनके काम को समझ के, उनके तरीक़ों के समझ के और बेहतर तरीके से शहर को मैं अपने रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और चुनौतियाँ ये दिखती कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले के लोग बड़े स्ट्रॉन्ग थे। तो इस तरीके से मैं भिलाई विधानसभा के चुनाव को मैंने लड़ने के बाद यहाँ रिप्रेजेंट किया। और इलेक्शन की बात कहूँ तो इलेक्शन में एक्चुअली आपको मैं बताऊँ, हम तो अपनी तरफ से अपना रोल अदा करते हैं, इसमें रोल रहता है जनता का, उसके मन का। ये जो कहा जाता है ना, राजनीति अभी प्रबंधन हो गई है, मैं नहीं मानता इसको, बकवास बात है। प्रबंधन 20% है, 80% इमोशन है। आप 80% प्रबंधन करके नहीं जीत सकते। जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि प्रबंधन का खेल है पॉलिटिक्स, वो शॉर्ट टर्म गेम को खेलते हैं। और जो ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इमोशन, वो मैराथन की तैयारी में रहते हैं। तो मैं इमोशन मानता हूँ पॉलिटिक्स को। लेकिन जहाँ भी आपकी पार्टी सत्ता में आती है, वहाँ हम देखते हैं, कर्नाटक में देखते हैं DK शिव कुमार, सिद्धारमैया। यहाँ पर हमने देखा, चाहे बात करें सिंहदेव साहब की या बघेल साहब की। राजस्थान की तरफ चलें तो वहाँ गहलोत साहब हटे तो उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट जो नज़र आया, उस हमेशा से पायलट साहब के साथ, सचिन साहब के साथ नज़र आया। मध्य प्रदेश में भी सिंधिया साहब और कमलनाथ जी की वजह से ऐसा माना गया, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट चिंतित नहीं करते आपको एक युवा राजनेता के तौर पर कि पार्टी बड़े नेताओं पर भरोसा करती है, उनको मौका देती है, उनकी वरिष्ठता का सम्मान करती है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे सतह पे आ जाते हैं कि पार्टी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े कर देते हैं, गवर्नेंस पे सवाल खड़े कर देते हैं? हाँ, मुझे इस बात को लगता है कि हम लोगों को लगातार सरकारें बनाकर जनता के प्रति जो हमारी दायित्व है उसको मजबूती से निभाना चाहिए। चूँकि बड़े बड़े लोगों की बात हो रही है, मेरा बहुत कुछ कहना तो उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियां कम होती जाएगी। और जब रीस्ट्रक्चर का प्रोसेस होता है तो इसमें सब चीज़ें आती है, और थोड़े लोकतांत्रिक भी हम लोग सुनते हैं, इसलिए इश्यूज भी आते हैं। जहाँ सुनवाई नहीं है वहाँ इशू कैसे आएंगे? आप देखिए ना, दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसका जो मॉडल है वो तानाशाह वाला मॉडल है। वो केवल बोलते हैं, वो सुनते नहीं हैं, वो इंस्ट्रक्ट करते हैं और हम कम्युनिकेट करते हैं। जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो इश्यूज खुलकर निकलेंगे, हम केवल इंस्ट्रक्ट करेंगे तो जहन में दबे रहेंगे। तो ये अंतर है बेसिक, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं है। समय के साथ हम इससे भी उभर जाएंगे। राहुल जी भी यही मानते हैं कि हम नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हम अपने को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, मैं इस बात से फिलॉसफी, हाँ, मैं इट्स अ फिलॉसफी एंड आई बिलीव। एक दो सवालों के बाद मैं ख़त्म करूँगा। आपके साथ बातचीत करने में बड़ा एक अच्छा, एक इस एज में मैं नहीं कहूँगा कि राजनेताओं से बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि भारतीय राजनीति बड़ी समृद्ध भी है। अक्सर आप जैसे युवा राजनेताओं से मुलाकात हो ही जाती है, पार्टी बदल जाती है। ये बताइए कि धर्म को लेकर कांग्रेस के मन की जो बात है, वो ऐसा समीक्षक भी कहते हैं कि जनता तक पहुंचती नहीं है ठीक से। कहीं एक विचार आता है, मुझे नहीं मालूम आप अयोध्या गए या नहीं गए, रामलला के दर्शन किए कि नहीं किए, लेकिन लोग उसको राहुल गांधी जी से जोड़ देते हैं कि अभी तक नहीं गए सब। कैसे सनातनी है, सनातनी परिवार में जन्मे हैं, दादाजी के नाम के आगे लिखा रहता था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि वो इन सारी चीज़ों से अबव थे नेहरू जी। एक खुली सोच के, उन्मुक्त सोच इस मायने में कि किसी रूढ़िवादिता में नहीं उलझते थे वो, लेकिन फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू टाइटल उन्होंने कैरी किया और आपत्ति नहीं उठाई कि पंडित मत लिखो।
तो ये जो एक चीज़ है, क्या आपको लगता है कि ये भी नुकसान करती है? क्योंकि बीजेपी इसको आड़े हाथों लेती है, कहती है साहब धर्म को लेकर आप कहीं तुष्टीकरण की तरफ चले जाते हैं, कहीं मुंह छिपा लेते हैं और अयोध्या नहीं जाएंगे। राहुल गांधी, इसका कोई उत्तर अभी तक नहीं मिलता है। इसमें काफ़ी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस बात पे। पहली बात तो धर्म, अगर मैं मेरे धर्म की बात करूं, धर्म मेरा व्यक्तिगत विषय है, मेरी निजी आस्था है, वो राजनीतिक चेतना के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आता है जब हम धर्म को राजनीतिक चेतना बनाने का प्रयास करते हैं और उसके थ्रू राजनीतिक शक्ति अपने पॉकेट में रखते हैं। तो यहाँ पर एक आपत्ति आती है हमें। दूसरी बात अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आस्तिक हूँ। मैं जो धर्म की प्रक्रिया बनाई है, धर्म है क्या, अब इस पे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये एक जीवन जीने का ढंग है जो हमारे पुरखों ने हमको दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है। हाँ, हिंदुत्व एक जीवन शैली है। हाँ, और धर्मों की उत्पत्ति देश के इतिहास में, विश्व के इतिहास में, मानव समाज के इतिहास में कितने हजार साल पुरानी है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये जीवन शैली है और मुझे मेरी भारतीय जीवन शैली पसंद है, सनातनी जीवन शैली पसंद है। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसको प्यार करता हूँ और उसका विस्तार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसमें मैं सहयोग कर सकता हूँ उसके विस्तार में। लेकिन मैं दूसरों को गलत नहीं कहना चाहता क्योंकि वो उसके व्यक्तिगत विषय है और वो भी अपनी राजनीतिक भावना और अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण को पूरा करने के लिए धार्मिक चेतना के माध्यम से राजनीतिक पकड़। तो ये है ना, ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई है ना हजारों साल पुरानी, यही लड़ाई है इस विश्व के इतिहास में, मानव संसार के इतिहास में। एक तरफ होता है सच और दूसरी तरफ होता है झूठ कहूँ, अधर्म कहूँ या किसी भी तरीके से पाने की चेष्टा। ठीक है, जैसे अब मैं अपने आप को सच बोलूँ, दूसरे को असत्य बोलूँ, अच्छी बात नहीं है। इसको अपन शॉर्ट में कर देते हैं, एक सीधे तरीके से चलने का और एक किसी भी रास्ते से हथियाने का। ये बेसिक फॉर्मूला है। तो हम लोगों की जो रुचि है, राहुल जी की जो रुचि है, जो हमारी रुचि है कांग्रेसियों की, हम लोग बहुत लिबरल होते हैं। हम है ना एक सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं, सच के रास्ते में। और इधर पे ये है कि सत्ता, ताकत, शक्ति, मतलब शक्ति को दुनिया देखते हैं। इनका कहना ये है, संघ का क्या कहना है कि शक्ति को दुनिया देखती है, शक्ति के प्रति आकर्षित होती है। तो वो शक्ति किसी भी हाल में अपने पास रखना चाहते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। यही अंतर है बेसिक हम लोगों को। लेकिन एक परसेप्शन इसमें ये भी सामने आता है कि अगर हम इसे कांग्रेस की उदारता माने, लेकिन आप बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि आप धर्म का प्रयोग करते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि चलिए हमने ये माना कि माइनॉरिटीज़ में एक बड़ा वर्ग बहुत अच्छा है, जो होता ही है, स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे शाहबानों का मामला सामने आया तो ये आरोप लगा कि आप तुष्टीकरण के खोल में कांग्रेस चली गई। अभी भी ये जो मसले सामने आते हैं वहाँ आप फिर दुविधा में उलझ जाते हैं कि ये मुसलमान है और भले ही लव जिहाद जैसी कोई बात सामने आ रही है, हमें थोड़ा संयमित होकर बोलना है, हमें ये नहीं कहना है कि एकदम से कुछ है। क्या ये दिस इज़ द हाई टाइम कि कांग्रेस को इस डिलेमा से निकलना होगा, उसको एक ही चश्मे से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भारत में रहने वाले तमाम लोगों को देखना होगा, सही सही, गलत गलत? बिल्कुल, हम लोग तो वैसे भी मध्य में आते हैं ना, हम एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं ना हम लेफ्टिस्ट हैं, हम बीच में हैं। हमारा धर्म ही बनता है कि साफ नज़रों से, एक नज़रों से सबको देखना। और मुझे लगता है कि अभी जो पूरी दुनिया में चल रहा है, अभी ये जो धार्मिक संघर्ष ये पूरी दुनिया में चल रहा है और समय के साथ ये रिपीट होता है, फिर सेटल होता है, फिर रिपीट होता है, ये एक प्रोसेस है।
मुझे लगता है कि ये जो अभी आज का जनरेशन है, हम बोलते हैं जेन ज़ी बोलते हैं, ये ना अपने जीवन में प्रगति करना चाहता है, ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। ये सरकार को उस रूप में देखता है कि हाँ, इनकी जिम्मेदारी है कि ये हमें अवसर दे, और हमारा सरकारों का काम है युवाओं को अवसर देना, उनके लिए ऐसा प्रोसेस बनाना ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो कब तक हम लोग जीवन शैलियों पे बात करते रहेंगे कि इसकी जीवन शैली है, उसकी जीवन शैली है? ठीक है, इससे बाहर निकलना चाहिए। अब समय आ गया है, काफ़ी लंबा समय हो गया। अच्छी बात है। आखिरी सवाल है मेरा, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश आपका हुआ? जी, मेरी पत्नी, हम लोग 2016 में हमारी शादी हुई। मेरी पत्नी है, डॉक्टर है, और मेरा बेटा है एक, वो अभी 5 साल का है, क्लास 1 में जाएगा। ये अरेंज मैरिज थी या लव? लव मैरिज। लव मैरिज। सब कुछ डिसीजन अपने हिसाब से ले तो रहे। ये कहानी थोड़ा सा अगर बताएं, अगर आप चाहें तो, हालांकि निजी प्रश्न है, आप चाहें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखो, मैं तो पारिवारिक व्यक्ति हूँ, मतलब मैं इस तरह का इंसान हूँ जो मेरा कर्तव्य है मैं उसको पूरा प्रपोज निभाता हूँ। कैसे किया था आपने? जैसे ये एक तो बच्चन का तरीका है, मेरे को आप बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपको पसंद करता हूँ, आपको भी अगर कुछ वैसा फीलिंग आने का है तो इधर बोलने का। ऐसा तो नहीं था, क्योंकि पता नहीं क्यों आपको देख के मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप, और प्रेम भी आपने अरे अच्छी तरह। मैं उस समय बच्चा था ना, बहुत छोटा था, क्लास 11 में था, तो बहुत ही छोटा था उस समय, तो मैं फंस गया था वैसे। हाँ। मैंने एक्चुअली, अच्छा, ये कहानी 11th से है? हाँ, लव स्टोरी 11th से है? हाँ, वाह। हम लोग, मैं 16-17 साल का था तब से जान रहा हूँ। हाँ, लेकिन कमिटमेंट कमाल है दोनों तरफ से, वाह, आगे बढ़े। ये भी मुझे लगता है समय ने दिया है। ये भी देखो, मेरी जिंदगी में मुझ पर मेरी सोच समझ सही है, ये तय करने वाली, मुझ पर विश्वास करने वाली सबसे पहली मेरी पत्नी ही रही है। उसके बाद दुनिया को भी धीरे धीरे करके। उनकी पोस्टिंग वो गवर्नमेंट में है, जॉब में, या नहीं, वो प्राइवेट में प्रैक्टिस करती हैं और खुद भी काम करती हैं, अपना काम भी करती हैं। हाँ। क्या उनकी सलाह रहती है आपको लेके? क्योंकि मुझे भी मेरी पत्नी ने बहुत कुछ अच्छी सलाहें देकर काफ़ी मेरी मदद की है, और मैं सोचता हूँ सबसे अच्छा दोस्त, फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर, यही दोनों जीवन साथी होते हैं। देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, वो पूरे जितने भी रिश्ते हैं उन सबसे बेमिसाल है। और वो रिश्ता आप कहीं और नहीं पा सकते। और मुझे लगता है कि भावनाएं हमारी आपस में जुड़ी हो और सुख दुख में साथ खड़े होने की बात हो, तो फिर बाकी कुछ बचता नहीं। मैं जेल में भी था 6.5-7 महीने, मेरे को कभी एहसास नहीं होने दिया मेरी पत्नी ने कि उसको जेल के अंदर आके जेल गेट पे कितनी देर बाहर खड़े रहना पड़ता है, और इसके बाद कितनी देर तक मतलब वहाँ पर कभी पुलिस मिलने दे, कभी ना दे, कभी कोई इशू, लेकिन उसने कभी एहसास नहीं होने दिया। वो उतनी कॉन्फिडेंटली मेरे साथ खड़ी रही, तो कि भरोसा करती है मेरे पे कि मैं ठीक करूँगा, कुछ लोगों के लिए करूँगा। मतलब उस तरह का हूँ नहीं कि मैं स्वार्थ से देखूँ, मैं मतलब मैं अच्छे नज़रों से चीज़ों को देखता हूँ, सबके लिए करना चाहता हूँ। तो वैसे विषय से भटक गए पत्नी के बारे में बताते। प्रपोज किसने किया? हालांकि आपने कहा कि फंस गए आप। नहीं फंस गया, ऐसे कि मैंने उसको बोला फोन करके कि भाई मैं तुमको पसंद करता हूँ। ज़्यादा तो बोल नहीं पाता था, मैं बहुत शाई नेचर का रहा हूँ। मैं तुमको पसंद करता हूँ, और हम अगली बार जब मिलेंगे तो तुम अगर मुझे देखकर मुस्कुराओगी तो मैं मानूंगा कि तुम मुझे पसंद करती हो। वाह, ठीक है। और फिर हमारी मुलाकात तो होनी थी, 2-3-4 दिन बाद होनी थी, शायद छुट्टियां थी स्कूल की, जो भी थी। लैंडलाइन पे फोन करके उसके घर पे मैंने ये मतलब स्कूल में क्या दिया था? हाँ, कमाल है, कमाल। तो उसने मुझे कहा नहीं, उसने फिर हमारी मुलाकात नहीं हुई काफी दिनों तक। हाँ। फिर आप बच रहे थे या नहीं? वो समझदार थी ना, मैं बच्चा था। उसने मेरे को फिर फोन किया 1-2 दिन बाद कि चलो तुम मिलना तो बात करेंगे और ये सब चीजों में मत पड़ो।
तो मैं बोला यार, फिर मैं मिला उससे, जब भी मिला ये होगा। 11th में रिप्लाई था। हाँ हाँ हाँ। अरे प्रणाम है आपको। क्या नाम है आपका? डॉक्टर श्रुतिका डॉक्टर ताम्रटार। श्रुतिका जी, आपको बहुत प्रणाम है। आपकी मैच्योरिटी का लेवल 11th में ऐसा था तो फिर क्या था, फिर तो मैं फंस गया उसमें। मैंने प्रपोज भी कर दिया, मेरे को रिजल्ट भी नहीं पता चला कि क्या था क्या नहीं था। इससे अच्छा सीधा पूछ लेता कि भाई यस या नो, उसी समय पूछ लेता। मैं तो अटक गया, फंस गया। फिर क्या था, फिर धीरे धीरे सफर चलता गया साथ में, आज तक है। ठीक है, ये जिंदगी की मतलब, इसलिए मेरे को कभी किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती अपनी जिंदगी में कि सफलता के मायने कोई बड़ी गाड़ी हो या कोई बड़ा पोस्ट हो। सफलता का मायने प्यार और खुशी है। आपके पास दो खुशी से बात करने वाले या प्यार के लफ्ज़ बोलने वाले लोग हैं, अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छा परिवार है, तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो काम है, आप अच्छे से करिए। मेरी लाइफ में, मैं जब मेयर का चुनाव लड़ा था उस समय की बात बताऊंगा आपको, विधायक का नहीं। मेरे से एक पत्रकार साथी ने पूछा कि आपके पास क्या है, तो मैंने बोला मेरी दोस्ती जो है ना, वो मेरा एसेट है, संपत्ति है। और आपको बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझसे जब से मैंने होश संभाला है, तब से जो मिला वो आज तक मेरे साथ है। उससे मेरी दोस्ती बनी हुई है, भले हम सालों मिलें ना मिलें। आपके चैनल पे भी देखने वाले मेरे हजारों दोस्त या संबंध जिनसे मेरा रहा, वो है। तो मेरा एसेट यही है मेरी लाइफ में। इससे बड़ा एसेट कुछ नहीं है देवेंद्र जी। और आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। मतलब मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि वक्त बीतते हैं, कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि राजनीति एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत पॉलिश्ड मैनर में बात करने वाले नेताओं की संख्या है, ख़ासतौर से युवा भी जो आते हैं। लेकिन आप अलग हैं, और अलग इस मायने में है कि आपकी ज़िद भी है, आपकी कोशिश भी है, संयम भी है, और विचार के प्रति एक प्रतिबद्धता भी है। ये इनका कॉम्बिनेशन किसी युवा राजनेता में आजकल देखना, मैं ये नहीं कहूँगा असंभव है, लेकिन हाँ कठिन है, काफ़ी मुश्किल है, इसमें चुनौतियाँ हैं। आप खुलकर अपनी बात कहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभिषेक शर्मा की तरह हर बॉल को आप अच्छे से टेकअप करने की कोशिश करते हैं और उसको पूरी ताकत से हिट करने की कोशिश करते हैं। इसमें विकेट खोने का ख़तरा रहता है, लेकिन पाना इसमें अधिक मिलता है, जीवन में होता नहीं। तो आप अभिषेक शर्मा या वीरेंद्र सहवाग नहीं हो सकते। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको जीवन में जिन लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ें। और भिलाई को मैं प्रणाम करता हूं कि यारबाज़ों का शहर, एक कल्चरल डाइवर्सिटी का शहर, और देवेंद्र की ये चिंता मेरे भी मन को छूती है कि भिलाई के उसी असर को, उसी सफ़र को, उसी शानदार याद को, जिसको देवेंद्र कहते हैं कि वो अब वैसी नहीं रही, उसको लौटाना, बिल्कुल लौटाना ही चाहिए। और जो जिस शहर से आया हुआ जनप्रतिनिधि है, नगरीय क्षेत्र से, उसे तो अपने नगर से ऐसा ही प्यार करना चाहिए जैसा देवेंद्र करते हैं। कि मैं समझ रहा हूँ यहाँ बैठ के कि मोटरसाइकिल पे कितने कॉफ़ी हाउस, कितने चाय के ठिए, कितने वो दोस्त जिनसे गाली से ही शुरुआत होती थी बात करने की, सब देवेंद्र की स्मृति में कौंधता होगा। क्योंकि ये महापौर भी रहे हैं, तो एक बहुत ही हेड ऑन करने वाले पॉलिटिशियन हैं, लड़ने वाले राजनेता हैं। और अभी इनकी उम्र बहुत अधिक नहीं है, 1990 के जन्मे हैं ये, लेकिन अभी तक इनको बहुत कुछ मिल गया है, अच्छा भी और चुनौतीपूर्ण भी। और मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अभी से इस तैयारी के साथ हैं मैदान में कि हाँ, वर्ल्ड कप मिल भी सकता है और ट्रॉफ़ी आते आते फिसल भी सकती है। तो पॉडकास्ट विद शरद में इतना ही। देवेंद्र, एक बार फिर आपको बहुत शुभकामनाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए किरदार से, एक नई शख्सियत से। मैं कुछ कह सकता बिल्कुल हूं? कह सकते हैं। सॉरी, मैंने आपको नॉट एट ऑल। ये कार्यक्रम भी उसी मिजाज का है। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं पहली बार किन्हीं से मिला और मुझे ऐसा लगा कि 10-20 सेकंड 50 सेकंड में ही हम लोगों का जितने गहराई से हमने बात की,
वो गहराई मैं खोज ही नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में। मैं आपके साथ बैठकर मुझे बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही अच्छा लगा। और आपने मुझे अंदर से निकाल दिया, जो मैं था ना उसको पूरा ऐसे निचोड़ के बाहर निकाला आपने मतलब कुछ छोड़ा नहीं। ये मेरे ख्याल से एक बड़ा आपका सद्भावना से भरा हुआ एक वक्तव्य है मेरे प्रति, और ये भी बताता है कि आप आदर और रिस्पेक्ट, इसको भी आप गहराई से समझते हैं, और आपने रेसिप्रोकेट किया जो मैंने आपके लिए कहा। लेकिन देवेंद्र, बहुत मेरे लिए भी, मैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के ये कह रहा हूँ, आपसे बात करना एक अच्छी ट्रीट, एक शानदार ट्रीट रही। फिर बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो अगली बार एक और किरदार, एक नई शख्सियत से फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।